Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक रहेगा क्रॉप्स फॉर यूरोप। क्रॉप्स हमने देखा कि कैसे कैसे नए नए सेटलमेंट, नए नए सिस्टम लाए, बट फिर भी चीज़ें अच्छे से नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि भाई जो एग्रीकल्चर, जो कल्टीवेटर्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो भाई इधर उधर चले गए थे। क्यों चले गए थे उधर? बेमन से नहीं गए थे, इसीलिए गए थे उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही थी, नुकसान हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा हाई रेवेन्यू वो पे नहीं कर पा रहे थे। तो इसके कारण वो जो हमने देखा था विलेजेस एरिया काफ़ी ज़्यादा क्या बंजर होते जा रहे थे वक्त के साथ साथ। ठीक है, हमने देखा कि इससे समझ में आया उन लोगों की कि जो भी सिस्टम हम लाए हैं, हम सिस्टम इसलिए लाए थे कि जो है हमारे जो कल्टीवेटर से वो रिच एंटरप्राइजिंग बन सके, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने सिस्टम में पढ़ी। सिस्टम कौन से पढ़े थे? सबसे पहले हमने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पढ़ा था, देन हमने कौन सा पढ़ा था? रेवतवारी सिस्टम पढ़ा था, मालवारी सिस्टम पढ़ा था, फिर उसी को मतलब रेवतवारी को ही एक्सपांड करके, मतलब एक्सटेंड करके किसने बनाया था उसको? भाई जो है थॉमस मुनरो ने मुनरो सिस्टम बनाया था। आया समझ में? अब आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉप्स फॉर यूरोप। ये तो हम पढ़ेंगे ही, इससे पहले आपको क्या करना है? आपको फटाफट से लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स में। स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं भाई हमारे क्रॉप्स के बारे में। मतलब हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे कि क्रॉप्स के बारे में, हम पढ़ रहे हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप। ठीक है। द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। वो ये चीज समझ चुके थे कि सिर्फ जो मतलब वो उनकी जो कल्टीवेशन वो कर रहे हैं, सिर्फ उसी के थ्रू हमें फ़ायदा मिले, जो हो रहा है उससे नहीं होगा। हमें क्या करवाने पड़ेगी? हमें वो फसलें उगवानी पड़ेगी जो हमारे फ़ायदे के लिए। मतलब अभी तक हम ये सोच रहे हैं अगर कि भाई ये लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं तो इससे जो रेवेन्यू होगा मांग लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, बट नहीं, हमें अब वो फसलें भी उगवानी चाहिए जो यूरोप के काम की, मतलब जो यहाँ की रहे और हम वहाँ जाके बेचें उसके प्रोडक्ट। ठीक है। तो द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज, भाई ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हो गया, ये चीज वो समझ गए, दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, मतलब कंट्री साइड से जो है रेवेन्यू नहीं वो कर पाएगी, बट उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें जो है यूरोप के लिए जो क्रॉप है वो भी रिक्वायर पड़ेगी। मतलब सिर्फ कंट्री साइड पर हम डिपेंड रहेंगे ना तो हमारा काम नहीं चल पाएगा। हमें अब वो फसलें उगवानी है जो हमारे काम आएगी। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. कब की बात है भाई? 8th सेंचुरी, लगभग 18th सेंचुरी खत्म होते होते जो कंपनी है, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. मतलब कंपनी अपना बेस्ट पॉसिबल कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा भाई क्या एक्सपांड हो सके, ज्यादा से ज्यादा ओपियम एंड इंडिगो का जो है फसल, जो कल्टीवेशन है वो आ सके। आया समझ में? मतलब वो ज्यादा हो सके। ठीक है। तो कंपनी अभी समझ गई थी कि कंट्री साइड से ही नहीं, हमें अब वो फसलें उगवानी है जो हमें अर्निंग में फायदा दे। तो कौन सी? जैसे उन्होंने ओपियम एंड इंडिगो। आगे बढ़े। अब देखो, अब बात आ गई अपने मनपसंद फसल की। सब अपनी पसंद का करवा रहे हैं, सब कुछ अपनी पसंद का, जो पसंद मतलब फायदा दे सके। ठीक है, चलो। In the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops. अगर हम बात करें कि ओपियम एंड इंडिगो के अलावा तो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, मतलब हर जगह जगह अपने क्या है वो फैलाने लग गए थे पंख की, क्या आप हमारी पसंद की, जो हमारे फायदे की क्रॉप्स है वो आप उगाइए। तो अलग अलग पार्ट्स में ये सब चीजें शुरू होने लग गई थी। जैसे जूट इन बंगाल, बंगाल में क्या जूट, आसाम में टी, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, ना उत्तर प्रदेश जिसे बोलते हैं, व्हीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या करने लगे थे? अपनी पसंद की क्रॉप्स उगवाने लग गए थे जो फायदा दे सके। किसको फायदा देंगे भाई? किसको फायदा देंगे? जनता को नहीं, ये खुद के यहाँ की जनता, मतलब खुद के लिए बेसिकली फायदा, कि यहाँ से सस्ते में खरीदे और हमारे यहाँ पे जो यूरोप में इसकी नीड है उनको हम महंगे दामों में वहां बेचें। तो कब हुआ था ये भाई? इन द सेंचुरी लगभग और हाफ तक ये चीज होती रही। ठीक है। ब्रिटिश पे परसुएट करते रहे और फोर्स करते रहे, कह लीजिए जबरदस्ती करते रहे कल्टीवेटर्स को कि नहीं यही फसलें उगाओ। कहाँ हमने देखा? हमने देखा बंगाल में जूट,
आसाम में टी, शुगर केन यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब उत्तर प्रदेश, है ना, वीट पंजाब में और कॉटन महाराष्ट्र और पंजाब में, और राइस कहाँ, मद्रास में। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। आगे बढ़े, मतलब अब अपने फायदे की अलग अलग जगह पे फसल उगवाने लग गए थे जबरदस्ती करके, ठीक है, या बातों में लाके, जैसे भी। आगे बढ़ते, हाउ वॉज दिस डन, ये हुआ कैसे, हाउ वॉज दिस डन, भाई ये चीज हुई कैसे, देखते हैं। The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारे जो है मेथड्स यूज करे। The British used a variety of method to expand the cultivation of crops that they needed. मतलब जो भी फसलें उन्हें चाहिए थी, जो भी क्रॉप्स उन्हें चाहिए थे ना, जो भी उन्हें फायदा दे सकते थे, उसके कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत सारे मेथड्स अप्लाई अब या अपनाए। Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. अगर हम एक चीज को देखें, किसी एक क्रॉप के बारे में जाने, तो उसके जो है उगने के मेथड से लेके भाई उसका क्या फायदा वो दे सकती है, क्या जरूरी था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो let us study story of one such crop, ऐसी एक इस क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं, और क्या है वो मेथड था प्रोडक्शन को अपनाते थे, ये सब हम जानते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है जो हमारा क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब यूरोपियन जो ब्रिटिशर्स थे वो बस वो क्रॉप्स उगवाना चाह रहे थे, वो फसलें चाह रहे थे जो इन्हें फ़ायदा दे सकें। ये कैसे होता भाई, इन्होंने अलग अलग मेथड्स अपनाए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक क्रॉप के एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझेंगे। आगे बढ़े, चल। डस कलर हैव अ हिस्ट्री, अभी ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है कि कलर की क्या कोई हिस्ट्री हो सकती है, देखते हैं भाई। 2 images ऑफ कॉटन प्रिंट्स, ये कॉटन प्रिंट्स की 2 इमेजेस है, एक यहाँ है, एक हम पीछे देखेंगे, एक ये रही और एक ये है। ये क्या है, 2 images ऑफ कॉटन प्रिंट्स। भाई कपड़े खरीदने मत चले जाना, ठीक है, कि मम्मी के साथ भाई कपड़े खरीदने का मन हो गया, कॉटन प्रिंट, हम प्रिंटेड कपड़ा दे दो, ये दे दो, ये नहीं। द इमेज ऑन द लेफ्ट शोज अ कलमकारी प्रिंट, ये कौन सा है भाई, ये कलमकारी प्रिंट है। कौन सी प्रिंट है ये, कलमकारी प्रिंट है, 20th सेंचुरी इंडिया तब की बात है। द इमेज ऑन दी लेफ्ट शोज अ कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ये कहाँ के जो है जो बुनकार है उन्होंने क्रिएट करा, ये आंध्र प्रदेश के। एपी लिख देती हूँ, यहाँ से समझ में आ जाएगा। आंध्र प्रदेश के जो है कलमकार या मतलब सॉरी वीवर्स या बुनकर जो बुनाई वगैरह करते हैं, उन्होंने बुना है, उनके द्वारा बनाई गई है कलमकारी प्रिंट आंध्र प्रदेश की, ठीक है। On the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain. अब दूसरे वाले की बात करें, ये हमारे भारत की यानी आंध्र प्रदेश की है। ये किसने बनाई है, ये इंग्लैंड के भाई मॉरिस ने बनाई है। कॉटन प्रिंट किसने बनाई है, मॉरिस ने। किसने, इंग्लैंड की। ये इंग्लैंड का प्रिंट है, ठीक है, कॉटन प्रिंट है। और ये जो हम देख रहे हैं ये हमारे इंडिया का कॉटन प्रिंट है। हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या कपड़े खरीदने जाने वाले कि इंग्लैंड में ऐसे मिल रहे हैं, इंडिया में ऐसे मिल रहे हैं, नहीं, इसका भी रिलेशन है इसमें, तभी तो पढ़ रहे हैं, वरना कपड़े खरीदने की बात बीच में क्यों लाएंगे भाई राइटर। ऑन द राइट साइड क्या है, फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइन है, किसके द्वारा बनाई गई है, विलियम मॉरिस ने बनाई है। फेमस पोएट भी है, आर्टिस्ट भी है, 19th सेंचुरी के पोएट भी है और आर्टिस्ट भी है 19th सेंचुरी के विलियम मॉरिस। आगे बढ़े, चलो। एक इमेज ये रही आंध्र प्रदेश में बनी है इंडिया में, और दूसरी ये रही जो विलियम मॉरिस ने बनाई है इंग्लैंड की। देयर इज वन थिंग कॉमन इन द 2 prints, both use a rich blue color commonly called indigo। हम अगर बात करें, क्या बात करें कि इन दोनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है, एक रिच ब्लू कलर हमें दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है, जी हाँ मुझे तो दिख रहा है, ये देखिए यहाँ दिखा। क्या आपको दिखा है ब्लू ब्लू टाइप का, हाँ मुझे भी दिखा। यहाँ पे इन दोनों इमेजेस में क्या है, एक चीज कॉमन है, जो दोनों प्रिंट है इन चीज में क्या कॉमन है, 2 prints में बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर, दोनों ने भाई रिच ब्लू कलर क्या करा है, यूज करा है। बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड एज इंडिगो, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो रिच ब्लू कलर को जिसको हम बोलते हैं इंडिगो, ठीक है। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस, क्या आपको पता है ये कलर कैसे प्रोड्यूस किया गया था। डू यू नो, आप में से किसी को पता है, क्या आप में से किसी को भी पता है जो इंडिगो कलर है कैसे प्रोड्यूस किया गया, मुझे बताइए कृपया करके। The blue that you see in these prints was produced from a plant called indigo। जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं दोनों प्रिंट में, ये किससे बना है, ये जो प्लांट है इंडिगो उससे भाई बनाया गया है ना। बोलते हैं ना पेड़ पौधों से कलर बनता है, फ्लावर्स वगैरह से कलर बनते हैं ना, या लीव्स वगैरह से, तो ये सब क्या है, ये किस प्लांट से बना है, इंडिगो प्लांट से बनाया हुआ है। The blue that you see in this print was produced from a plant called indigo।
It is likely that the blue dyes used in the Morris prints in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. ये जो बनाया किसने, ये जो मॉरिस ने बनाया, चलो इंडिया में तो बना है तो इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है, बट मॉरिस ने कैसे बनाया? इट इज लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंट, जो भाई मॉरिस प्रिंट की 19th सेंचुरी की जो ब्रिटेन जो उन्होंने प्रिंट में यूज करा है, जो ब्लू कलर जिसको इंडिगो हम कह रहे हैं, was manufactured फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया. ये जो इंडिगो प्लांट कल्टिवेट किया गया ना इंडिया, वहीं से ले जाके इंडिगो का जो कलर यूज करा और ये प्रिंट बनाया. मतलब है वो इंडिया का, कलर कहाँ का है? वो इंडिगो, वो इंडिया से ही ले जाया गया है. तो एक तो इंडिया में ही बनाया तो वो इंडिया से ही आया, दूसरा जो इंग्लैंड में बना है वो इंडिया से ही लाके वो इंडिगो कलर से बनाया गया है. फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. भाई जो हमारी भारत थी, क्या थी? इंडिगो की क्या थी? बहुत ज्यादा, सबसे मतलब बेस्ट कह लीजिए, बिगेस्ट सप्लायर थी इंडिगो की. कौन? इंडिया. मतलब इंडिया कंट्री जो थी वो इंडिगो की, जो इंडिगो प्लांट था जिससे रिच ब्लू कलर बनता था, जिससे हमने देखा एक इस प्रिंट में बना है, एक आंध्र प्रदेश की प्रिंट में बना है, तो रिच ब्लू कलर जो इंडिगो को कल्टीवेट करना या इतनी ज़्यादा सप्लाई करना इंडिया में होता था, तो इंडिया बिगेस्ट सप्लायर थी वर्ल्ड में. आया समझ में? आगे बढ़े. हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बड़ी फेमस फसल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? इंडिगो. ये रही हमारी इंडिगो, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं भूलना है. आया समझ में? आगे बढ़े. चलो. Why the demand for Indian indigo? ये जो इंडियन इंडिगो है इसकी इतनी डिमांड क्यों थी? क्यों थी इसकी डिमांड? ऐसा क्या खास था इसमें? ब्लू कलर फेवरेट होगा इसलिए है? मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनका ब्लू कलर शायद फेवरेट होगा, बी से ऐसे आ रहा है तो इसीलिए उनके तरफ से डिमांड थी. ऐसा होगा? देखते हैं. द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स. जो इंडिगो प्लांट है, मतलब हर प्लांट का, अब जैसे आप अभी 8th क्लास में हैं तो आप लोग जैसे पढ़ते हैं कि हर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा या पढ़ रहे हैं, क्या रहता है उसमें, पढ़ेंगे उसमें क्या रहता है, उसमें ये रहता है ना कि हर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कौन सी फसल कहाँ उगेगी, कौन सी जो है ट्री कहाँ उगेगा, कौन सा प्लांट कहाँ उगता है, मतलब उसके एरिया वाइज डिसाइड करता है कि नहीं करता, कि नॉर्थ में यहाँ है तो साउथ में अलग प्लांट्स मिलेंगे, इस टाइप का एरिया वाइज मतलब जो है प्लांट का वो डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं होता, मतलब इम्पैक्ट डालता है कि नहीं डालता एरिया. तो ऐसे इंडिया कहाँ है? ट्रॉपिक्स. द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरीली इन द ट्रॉपिक्स. जो भाई इंडिगो प्लांट है वो प्राइमरीली कहाँ ग्रो होता है? ट्रॉपिक्स एरिया में. तो बाय द 13th century इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ. ये ट्रॉपिक्स एरिया में होता है इसलिए यहाँ पे उगा जाता है. ठीक है. बाय द 13th century, अब क्या हुआ? 13th century की बात की जाए, इंडियन इंडिगो, जो भारत का इंडिगो है, इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ. ये कौन कौन यूज करता था? इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जो भाई मैन्युफैक्चरर होंगे, जो क्लॉथ वगैरह मैन्युफैक्चर करते होंगे, वो ये डाई यूज करते थे. कौन सा डाई? भाई हमारे भारत का डाई, जिसको हम इंडिगो बोलते हैं, जो अच्छे रिच ब्लू कलर का होता है. However, only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high. मतलब बहुत अच्छा, बहुत महंगा रहता था, बहुत हाई प्राइस का रहता था. मतलब जरा सा भी जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी रहती थी और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रहता था. तो कैसा बोल रहे हैं कि however only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high. मतलब यूरोपियन मार्केट में जब ये पहुंचता था ये इंडिगो, तो जो प्राइस थी इसकी बहुत ज़्यादा हाई रहती थी, बहुत ज़्यादा डिमांड में बहुत ज़्यादा हाई इसकी प्राइस रहती थी. कौन कौन से यूजर हमने देखे यूज करते थे? इटली के, फ्रांस के एंड ब्रिटेन के मैन्युफैक्चर इसको यूज करते थे क्लॉथ को डाई करने के लिए. आया समझ में? आगे बढ़े. चल. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called woad to make violet and blue dyes. अब क्या था कि इतना ज़्यादा महंगा था इंडिगो, तो जो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर थे वो दूसरे प्लांट पे निर्भर होने लग गए. एक इसी टाइप का, इंडिगो की तो खैर बात अलग है, इंडिगो का लेवल अलग है, बट थोड़ा सा उसी टाइप का जिससे थोड़ा वैसा कलर निकले, तो एक दूसरे प्लांट, कौन सा प्लांट? जिसका नाम था प्लांट कॉल्ड वोड. कौन सा प्लांट था? जिसका नाम था वोड. उस पर डिपेंड करने लग गए, जिससे कौन सा कलर मिलता था? वायलेट एंड ब्लू डाई. थोड़ा सा वायलेट ब्लू इस टाइप का कलर मिलने लग गया था.
मतलब बेसिकली एक होता है ना, सब्सटीट्यूट यूज करते हैं कि इतना महंगा आ रहा है, इतना महंगा पड़ जाता है, खर्चा हो जाता है, तो भाई दूसरे चीज पे क्यों ना डिपेंड करें, थोड़ा दूसरा कुछ ऑल्टरनेट हम चूज कर लें। तो दूसरा ऑल्टरनेट कौन सा इन्होंने चूज करा, इन्होंने जो प्लांट था जिसको वोट बोलते हैं उस पर ये लोग डिपेंड कर गए, ठीक है। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन्स, वोट वाज मोर इजली अवेलेबल इन यूरोप। जो वोट है वो कौन से एरिया में उगता है, वो टेम्परेट जोन वाले एरिया में उगता है। टेम्परेट जोन वाले एरिया में जो वोट है वो उगा जाता है, ठीक है। अब हमारा जो इंडिगो है वो ट्रॉपिक एरिया में उगता है, ये टेम्परेट जोन में उगता है, तो इसलिए मिलना आसान था। यूरोप में जो वोट है मिलना आसान था, जिसके थ्रू वायलेट एंड ब्लू कलर ये लोग बना लेते थे। It was grown in northern Italy, southern France and in parts of Germany and Britain. अब ये कहाँ उगता था, ये उगता था नॉर्दर्न इटली में, सदर्न फ्रांस में एंड द पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन, मतलब जर्मनी और ब्रिटेन के पार्ट्स में भी हमें ये मिलता था। क्या मिलता था, किसकी बात करें, वोट की। मतलब हमने देखा कि इंडिगो जो एक अच्छा रिच ब्लू कलर था, पहले तो हमने पेंटिंग देखी उसकी, मतलब एक इमेज देखी, हमने देखा जो ब्लू डाई है वो इंडिया में आंध्र प्रदेश में भी यूज़ हुआ, दूसरे भाई जो मॉरिस हैं उन्होंने भी यूज़ करा अपने डाई में, बट ये देखा कि आया कहाँ से था। अल्टीमेटली वो इंडिगो जो कलर है लेकर इंडिया से ही आए गए थे। ये कलर कैसा था, ट्रॉपिक एरिया में उगा जाता है, यानी इंडिया में अच्छा खासा उगता है, वहाँ पे मिलना मुश्किल है, तो वहाँ पे इसकी डिमांड क्या थी, मतलब जो उसकी कह सकते प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसके कारण जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको दिक्कत होती थी। तो उन्होंने ऑल्टरनेट सुना, उन्होंने ऑल्टरनेट किसको लिया, वोइट को लिया, जो टेम्परेट जोन में उगता है। वोइट को क्यों लिया, वोइट से भी लगभग वैसे ही वायलेट ब्लू कलर मिलता है, क्योंकि इंडिगो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता था, तो इन्होंने सोचा हमारे एरिया का वोइट क्यों ना हम ले लें, तो ये प्लांट पे डिपेंड करने लग गए। आया समझ में, आगे बढ़े। और ये बताओ, आगे तो हम बढ़ जाएंगे, अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया, अभी तक लाइक किया कि नहीं किया, लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दो, आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, फिर आगे बढ़ते हैं। चल, Worried by the competition from indigo, wood producers in European pressurized their governments to ban the import of indigo. Obviously होता ही है जब हमारा कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है, तो हम वो भी हमारी कंट्री में आए, चलो हमारी कंट्री का हो तो क्या कर सकते हैं, बट दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट आया है, हमारे कंट्री के प्रोडक्ट से कॉम्पीट कर रहा है और महंगा भी बहुत है, बहुत दिक्कत हो रही, तो क्या चाहेंगे हम, यही चाहेंगे ना, हटाओ इसको, एलिमिनेट करो इसको, हमारे कंपटीशन से हटा दो चुपचाप, हम इसको देखना भी नहीं चाहते, इसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, ये तो हमारा दुश्मन बन बैठा है। तो भाई कंपटीशन से डरने के चक्कर में, जो कंपटीशन का डर था, किसका कंपटीशन था, जो हमारे इंडियन इंडिगो का इतना ज्यादा कंपटीशन था, इसके डर से जो वोट प्रोड्यूस करते थे यूरोप में, भाई उनको तो दिक्कत हो रही थी, वो जो प्रोड्यूस करते थे उनको तो कंपटीशन मिल रहा था ना, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रेशराइज करा गवर्नमेंट्स को अपनी, ताकि वो बैन कर दे जो इंपोर्ट है इंडिगो का, मतलब जो इंडिगो को इंपोर्ट करके लाया जाता है उसको चुपचाप से क्या बोला कि बैन कर दिया जाए, क्योंकि हमें कंपटीशन का डर है। क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाइट, बट जो क्लोथ को डाई करते थे, जिनका काम था क्लोथ को डाई करना, वो किसको प्रेफर करते थे, वो भाई इंडिगो को ही प्रेफर करते थे डाई करने के लिए। वो किसको प्रेफर करते थे, इंडिगो को डाई करने के लिए प्रेफर करते थे। कौन करते थे, क्लोथ डायर। Indigo produced a rich blue color, whereas the dye from wood was pale and dull. यही तो फर्क था कि जो इंडिगो था उसकी एक ब्राइटनेस थी, उसमें एक अलग ही चमक थी, अच्छा फ्रेश ऐसा दिखता होगा, बट जो वोइड है वो ब्लू तो दिखता होगा, बट एक थोड़ा सा डल इस टाइप का दिखता था। कैसा दिखता था, पेल एंड डल। हम बोलते ना पेल फेस, थोड़ा सा ऐसा पीला सूखा सा, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल ही कलर उड़ गया हो, रंग उड़ा हुआ, तो ऐसे मतलब पेल और थोड़ा सा कैसा डल सा कलर दिखता था। जो फ्रेश, एक अच्छा बिल्कुल फ्रेश ऐसा ब्लू कलर दिखे वैसा नहीं दिखता था। तो हम जब कपड़ों में ऐसा दिखेगा कि हमें फ्रेश कलर नहीं दिख रहा, तो हम बोलेंगे ना पुराना है क्या, मतलब वो लेने पहनने मजा नहीं आएगा, बट जब कलर अच्छा ब्राइट लगेगा, शाइनी सा लगेगा, तो हमें लगेगा ना कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है। तो इंडिगो जो प्रोड्यूस होता था रिच ब्लू कलर में, इंडिगो का जो कलर था कैसा था, अच्छा रिच ब्लू कलर। इंडिगो का जो कलर था कैसा था, रिच ब्लू कलर, जबकि जो डाई था वोट का उसका कलर कैसा था, पेल एंड डल। कैसा कलर था उसका, पेल और डल सा कलर था। By the 17th century, European cloth producers persuaded their governments to relax the ban on indigo import. अब क्या था, 17th सेंचुरी की बात करें, जो यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे, जो क्लोथ को प्रोड्यूस करते थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो है रिलैक्स दे दिया जाए बैन, मतलब बैन्स को बेसिकली हटा दिया जाए, है ना, टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट। आया समझ में। अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, चल ओके। द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंगो
in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantations also came up in many parts of North America. अब क्या हो गया, हमने देखा ना कि यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन क्लोथ जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने क्या करा गवर्नमेंट से कि आप थोड़ा सा ये जो आपने बैन लगाया था किसको, जो यूरोप जो इनको इंपोर्ट करने के लिए, जिसको इंडिगो जो इंपोर्ट करने के लिए बैन लगाया था उसको हटा दिया जाए, तो थोड़ा सा उससे रिलैक्सेशन मिल गया था। फिर इंपोर्ट को कौन कौन, मतलब इंडिगो को कौन कौन उगाने लग गए थे? द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग, जो फ्रेंच थे उन्होंने कल्टिवेट करना शुरू कर दिया किसको? इंडिगो को। इन सेंट डोमिंगो, इन द कैरिबियन आइलैंड, द पोर्तुगीज इन ब्राजील, द इंग्लिश इन जमैका एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ कहाँ जो है इंडिगो का कल्टीवेशन अब स्टार्ट हो गया। पहले हमने क्या देखा, इंडिया में होता था, है ना, ट्रॉपिक्स एरिया इंडिया में होता था, बाकी कहीं होता नहीं था, ज्यादातर इंडिया में होता था हमने देखा। बट अब दूसरी जगह भी, यहाँ की जगहों में भी अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, कल्टीवेशन सॉरी, मतलब खेती किसकी शुरू हो गई थी? इंडिगो की। इंडिगो प्लांटेशंस ऑल्सो केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो इंडिगो प्लांटेशन है नॉर्थ अमेरिका के भी बहुत से पार्ट्स में हमें देखने को मिला। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। प्लांटेशन का मतलब a large farm operated by a planter employing various forms of forced labor. Plantation are associated with the production of coffee, sugarcane, tobacco, tea and cotton. Plantation का क्या मतलब बताया है कि a large farm operated by a planter, मतलब एक अच्छा बड़ा सा फार्म, अच्छा बड़े लेवल का फार्म, जिसको कौन ऑपरेट करता है? जिसको ऑपरेट करता है भाई कोई ना कोई तो ऑपरेट करेगा। अब प्लांटर, जो प्लांटर है वो हेड रहेगा, उसका फार्म रहेगा अच्छा बड़ा सा, उसको ऑपरेट करने के लिए क्या करेगा? वो देखेगा और बहुत सारे जो है लेबर, फोर्स लेबर जो उसके अंडर जो लेबर है वो काम करेंगे। अब प्लांटेशन किन किन का हो सकता है? प्लांटेशन जैसे कॉफी का, शुगर केन का, टोबैको का, टी, कॉटन, इस तरीके का, तो ये प्लांटेशन होने लगे। तो ऐसे ही जो इंडिगो प्लांटेशन अच्छा बड़ा सा बड़े लेवल का, ये इन एरियाज में होने लग गया था, क्योंकि भाई इंडिगो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। इंडिगो के कलर के कारण जो कपड़ा है उसमें अच्छी ब्राइटनेस, अच्छा चमकीला सा अच्छा कपड़ा दिखता था, फ्रेश। बाकी हमने देखा वोइट के कारण क्या होता था कि वो थोड़ा डल और पेल कलर आता था, ठीक है। सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेट के तौर पे बेसिकली कह सकते हैं यूज तो होता था, बट उतना ज़्यादा दमदार नहीं था जितना हमारा इंडिगो था। तो देखने के चक्कर में ये समझ में आया कि भाई इंडिगो की नीड है, तो काफ़ी जगह इंडिगो को, प्लांटेशन इंडिगो का स्टार्ट हो गया। ये सारी जगह आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब जब ब्रिटेन है जो वापस चलो इंडिया है। Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. अब वो जब ब्रिटेन गए थे तो ये तो हम ब्रिटेन की बात समझ रहे थे, सुन रहे थे कि कैसे डिमांड बढ़ी हुई थी, गवर्नमेंट फिर जो है कंपटीशन के डर के कारण जो है वोइट के जो कल्टिवेटर्स हैं उन्होंने क्या बोला कि भाई क्या करो, इसको वो कर दो, रोक दो, है ना, प्रोहिबिट, बैन करवा दिया। देन बाद में शुरू हुआ तो ये देखा कि काफ़ी अदर एरिया के लोग अब सबने इंडिगो कल्टीवेशन शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिगो की बड़ी अच्छी डिमांड है। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने क्या सोचा कि फेस विद द राइजिंग डिमांड फॉर द इंडिगो इन यूरोप, ये उन्होंने देखा कि यूरोप में जो है इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये वो देख के मतलब ऑब्जर्व करके आए थे। तो फेस विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिया इन यूरोप, इंडिगो इन यूरोप, the company in India look for ways to expand the area under indigo cultivation. अब कंपनी के दिमाग में खुराफात, ये नई चीज़ सूझी, अब हमें क्या करना चाहिए? इंडिगो का कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहिए पड़ेगा, हम कराएंगे अब इंडिगो कल्टीवेशन। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा महंगा भी बिकता है। From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. अब क्या हुआ भाई, जो इंडिगो की बात आ रही है तो क्या हो गया? फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी के आखिरी दशकों की बात की जाए, लास्ट ईयर्स की बात की जाए, तो इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपांडेड रैपिडली। जो इंडिगो कल्टीवेशन है बंगाल में, मतलब बहुत ज़्यादा फार्मिंग, इंडिगो की प्लांटेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कहाँ? बंगाल में। और जो बंगाल का इंडिगो है वो क्या वर्ल्ड के जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लग गया। मतलब और भी इंडिगो बेच रहे होंगे, बट जो बंगाल का इंडिगो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग गया। प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी कंपनीज से आते हैं, बट होता है ना कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, ये प्रोडक्ट को जनता बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है।
In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. 1788 की बात करें तो only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. जो 30% की बात करें तो 30% तक का इंडिगो भी जो ब्रिटेन में आया वो कहाँ से आया था, वो इंडिया से आया था. By 1810 the proportion had gone up to 95%. 1810 पे प्रोपोर्शन 30% से कितना पहुंच गया, 95%. कितना, लगभग 65% का डिफरेंस है ना, ज्यादा और बढ़ गया. तो ये क्या बता रही है, डिमांड, किसकी डिमांड, इंडिगो की डिमांड. कि इंडिगो की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि जो अदर कंट्रीज थी वो भी प्लांटेशन उन्होंने शुरू कर दिया. जब ब्रिटिशर्स वापस आए तो कंपनी ने ये देखा कि इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज में हमें लैंड हमें चाहिए पड़ेगा इंडिगो के लिए. बंगाल में इंडिगो का जो कल्टीवेशन है वो क्या हुआ, अच्छा खासा बड़ा एक्सपांड हुआ. और बंगाल का इंडिगो जो वर्ल्ड में डोमिनेट करता था, वर्ल्ड की मार्केट में डोमिनेट करके रखता था. 1788 में 30% हमने देखा कि इंडिगो कहाँ से इंपोर्ट करते थे, मतलब जो इंडिगो इंडिया से इंपोर्ट होता था ब्रिटेन के लिए. और 1810 में कितना पहुंच गया, 95% तक के लिए पहुंच गया. तो मतलब बहुत ज़्यादा हाई डिमांड थी इंडिगो की. आया समझ में. द स्लेव रिवॉल्ट इन सेंट डोमिंग, अगस्त 1791, पेंटिंग बाय जनवरी इसको होडोल्स की. थोड़े इनके ऐसे नाम रहते हैं, जस्ट एक इमेज है, बता रहे हैं कि स्लेव रिवॉल्ट हुआ है कहाँ पे, सेंट डोमिंग में, अगस्त 1791 में. इसकी पेंटिंग बनाई किसने, जनवरी इसको होडोल्स की ने. ठीक है, आगे बढ़े. In the 18th century, French planters produced indigo and sugar in the French colony of Saint-Domingue in the Caribbean island. अब क्या था, 18th सेंचुरी की बात करें तो कैरिबियन आइलैंड यहाँ पे पूरा एक जगह दी हुई है. फ्रेंच प्लांटर्स, जो फ्रेंच के प्लांटर्स है, उन्होंने प्रोड्यूस करा इंडिगो और शुगर इन द फ्रेंच कॉलोनी ऑफ सेंट डोमिंग इन द कैरिबियन आइलैंड. मतलब ये लोग क्या प्लांट करने लग गए, ये लोग प्रोड्यूस करने लगे शुगर और इंडिगो. The African slaves who worked on the plantation rose in rebellion in 1791, burning the plantation and killing their rich planters. अब जो कुछ रिवॉल्यूशन इस टाइप का हुआ तो जो अफ्रीकन स्लेव्स थे भाई, जो अफ्रीका के जो लोग थे जिनको स्लेव बनाया हुआ था, who worked on the plantation rose in rebellion in 1791. भाई जो प्लांटेशन में काम करते थे वहाँ पे, तो उन्होंने रिबेल करा, है ना, रिबेल मतलब प्रोटेस्ट करा, गुस्सा दिखाया, अगेंस्ट गए, रिबेल करा 1791 में. बर्निंग द प्लांटेशन, भाई प्लांटेशन को भी बर्न कर दिया और जो रिच प्लांटर्स है उनको भी मार दिया. मतलब काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन यहाँ पे हुआ. इन 1792 फ्रांस अबॉलिश स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज. अब फ्रांस में भी स्लेवरी चलती थी, स्लेवरी वो करते थे, दास बना के रखते थे. तो 1792 में क्या हुआ, फ्रांस ने अबॉलिश कर दी स्लेवरी का फ्रेंच कॉलोनीज में. भाई जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, जो उन्होंने अपना रूल बना रखा था, कॉलोनियल रूल बना रखा था फ्रेंच ने, तो उन्होंने अबॉलिश कर दी, खत्म कर दी कि भाई स्लेवरी अब नहीं करेंगे. These events led to the collapse of the indigo plantation on the Caribbean island. इसी कारण इन कुछ चीज़ों के चलते जो बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें हुई, तो जो इंडिगो का जो डिमांड थी वो क्या हो गई, कम हो गई. तो these events, कुछ इन इवेंट्स के कारण, ये इवेंट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे अचानक से हमें क्या करना, आग लगा दी कर दिया, हम तो अपना पढ़ रहे थे, ये इंडिगो ब्रिटेन का ये क्यों आ गया, ये इसलिए आया क्योंकि इसके कारण इंडिगो के जो उसमें इम्पैक्ट पड़ा, इंडिगो प्लांटेशन में इम्पैक्ट पड़ा. तो क्या हुआ, कोलैप्स हो गया, लगभग खत्म सा हो गया, गिर जाना एकदम से. स्लेव का मतलब क्या होता है, ये तो पता ही होगा आपको, बट बता देते हैं. अ पर्सन हु इज ओन्ड बाय समवन एल्स, द स्लेव ओनर. अ स्लेव हैज नो फ्रीडम एंड इज कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर. स्लेव कौन होते हैं, स्लेव वो होते हैं जिनको भाई कोई और खरीद के रखता है. जैसे मैंने किसी को खरीद के रखे, भाई तुम मेरे दासों मेरे घर में काम करोगे, बिल्कुल बढ़िया सारा काम करोगे, साफ सफाई करोगे, बढ़िया अच्छा अच्छा खाना बनाओगे, है ना. तो ये क्या, स्लेव. ठीक है, बिल्कुल खरीद के रख लिया, जो मन मर्जी काम करा रहे हैं. वो मेड अलग होता है, बट स्लेव दास बनाना, बिल्कुल ही मन मर्जी का काम कराना. और स्लेव का अपना फ्रीडम नहीं होता. मेड तो क्या चली जाती है अपने घर, बट स्लेव का है अपना फ्रीडम नहीं होता, और उन्हें जो भी मास्टर उनका काम करने को बोलते हैं वो करना पड़ता है. ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे स्लेव. आया समझ में. तो ऐसे ही दिखा रहे हैं कि कैसे जो है सेंट डोमिंग में यहाँ पे जो रिवॉल्ट चल रहा है, तो यहाँ पे स्लेव रिवॉल्ट है. ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि इतना ज़्यादा रिवॉल्ट होने के कारण, एक्सट्रीम होने के कारण चीज़ है, जो इंडिगो प्लांटेशन है वो क्या हो गया, यहाँ पे कोलैप्स हो गया. कैरिबियन आइलैंड में क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, लगभग खत्म, मतलब गिर गया. काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था, गिर गया, डाउन हो गया. As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. अब जैसे ही जो इंडिगो ट्रेड है वो बढ़ने लग गया, as the indigo trade grew,
कमर्शियल एजेंट एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगिन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। भाई इंडिगो प्रोडक्शन में जो कमर्शियल एजेंट है, कमर्शियल एजेंट मतलब जो कॉमर्स ट्रेड वगैरह में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो करते हैं ये काम, तो कमर्शियल एजेंट हो गए। और जो कंपनी के ऑफिशियल्स हो गए, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, इंडिगो के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई ये बढ़िया है, इसमें हम पैसा लगाएंगे तो हमें अच्छी खासी अर्निंग होगी, ठीक है। Over the years, many company officials left their jobs to look after their Indigo business. काफ़ी जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने तो अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब क्यों छोड़ी कि अब हम क्या करेंगे, हम इंडिगो बिजनेस पे ध्यान देंगे, अब हम इंडिगो का खेती बाड़ी करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, वो बढ़िया है, उसमें अच्छी कमाई है, उसकी अच्छी डिमांड है। ये सब जो है हम जॉब जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो जो भाई काफ़ी वक्त के बाद ये देखा गया, ओवर द ईयर्स, टाइम के साथ ये देखा गया कि जो कंपनी ऑफिशियल्स है उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और इंडिगो बिजनेस पे लग गए। आया समझ में? देन attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. अब जब ये सबको समझ में आने लग गया कि भाई ये तो फायदा हो रहा है, अच्छी खासी इनकम हो रही, कमाई हो रही, बढ़िया चीज है, तो ये लोग क्या करने लग गए, तो अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट, लालच में, किस लालच में, प्रॉफिट अर्निंग, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, तो भाई प्रॉफिट अच्छा खासा अर्न हो, इसके लालच में क्या शुरू हो गया, अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट, न्यूमरस स्कॉट्समैन, जो बहुत सारे स्कॉटमैन हो गए, इंग्लिशमैन हो गए, केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स, मतलब वो इंडिया आए, क्या बन गए, वो बन गए प्लांटर्स, ठीक है। आके क्यों, किसके प्लांटर, इंडिगो के, क्योंकि उनको पता चलने लगा कि भाई इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो इंडिगो के प्लांटर्स बन गए। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at that time. अब जब जिसके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकती कि थोड़ा सा भाई फंड चाहिए ये प्रोडक्शन शुरू करने के लिए, ये एग्रीकल्चर कल्टीवेशन या प्लांटेशन शुरू करने के लिए जिसको थोड़ा सा फंड चाहिए होता है, तो लोन भी लेना शुरू कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा डिमांड हो गई थी इंडिगो की कि इंडिगो से फ़ायदा मिल रहा है, तो जॉब छोड़ रहे हैं अपनी, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए इंडिगो के लिए जॉब छोड़ रहे हैं। बाहर से लोग आके हम देख रहे हैं कि जो आ रहे हैं इंग्लिशमैन, वो इंडिया आ रहे हैं, प्लांटर्स बन रहे हैं, है ना। कहाँ से इंग्लिशमैन आके इंडिया में जो इंडिगो के प्लांटर्स बने बैठे हैं, ठीक है। जिनके पास पैसा भी नहीं था, बजट भी नहीं था, दोज who had no money to produce indigo could get loans from the company। भाई वो कंपनी से क्या लेने लग गए, लोन वगैरह मिलने लग गया उनको, और बैंक से भी, जो उस टाइम पे बैंक्स वगैरह सेटअप हो रहे होंगे, तो वहां से क्या करने लगे, अपना लोन वगैरह लेके प्लांटर्स बनने लग गए। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं? ठीक है, हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि भाई इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, जिसके कारण, जिसके चलते दुनिया के लगभग काफ़ी जगहों पे, मतलब हमने देखा दुनिया की जगहों पे क्या होने लगे थे, इंडिगो का प्लांटेशन होने लग गया था, ठीक है। हमने ये भी देखा कि जो लोग ऑफिशियल से अपनी जॉब छोड़ के भाई प्लांटर्स बन गए, क्योंकि भाई ब्रिटेन से जब आए ये लोग, तो इनको समझ में आ गया कि भाई इंडिगो से बड़ी अच्छी कमाई है, इंडिगो बाहर बड़ा अच्छा महंगा बिकता है और इसकी अच्छी डिमांड भी है, डोमिनेट करता है बाजार में, तो इसी पे फोकस करो। तो इसी पे फोकस करने के लिए हमने देखा कि बाहर से इंग्लिशमैन आके प्लांटर्स बने बैठे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी भाई लोन लेके ही सही, वो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसकी, इंडिगो की। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा क्रॉप्स फॉर यूरोप की, कैसे इंडिगो की डिमांड यहाँ पे बढ़ी, और इंडिगो की डिमांड मतलब इससे लालच बढ़ता गया, और क्या करने लगे, खुद भी प्लांटर्स बन गए। तो ये सब हमने इस पर्टिकुलर पार्ट फर्स्ट में जाना। पार्ट सेकंड में हम बाकी की चीज़ें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेगी। अदर प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।